नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, आज हम भारत के संविधान के अंतर्गत देखने जा रहे हैं भाग 4 क मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। भारत के नागरिकों के द्वारा देश के सम्मान, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान के सम्मान तथा भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता का सम्मान, देश की संस्कृति का सम्मान, भाईचारे की भावना के विकास, पर्यावरण का संरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति तथा ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण हेतु किए गए सकारात्मक प्रयास को मौलिक कर्तव्य कहते हैं। अर्थात भारत के नागरिकों के द्वारा देश के प्रति किए गए सकारात्मक कार्यों को मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य का मुख्य उद्देश्य होता है नागरिकों को उनके मूलभूत कर्तव्य हेतु प्रेरित करना, जिससे देश में शांति व्यवस्था कायम की जा सके। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारत के संविधान में एक नए भाग को इंट्रोड्यूस किया गया। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, और इसके तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 क मौलिक कर्तव्य। और इसके तहत नागरिकों के लिए कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। और 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में भाग 4 क के तहत कुल नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य बनाए गए हैं, जिसमें से 10 मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत तथा 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आया है। मौलिक कर्तव्य लाने का जो इतिहास रहा है या पृष्ठभूमि रहा है, वो कुछ इस प्रकार से रहा है। 25 जून 1975 को तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपातकाल की घोषणा करवाई गई। और इसी आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारत के संविधान में एक नया भाग 4 क मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया। वर्तमान में इसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करवाई गई। इसका मुख्य कारण था 1971 लोकसभा चुनाव या आम चुनाव, जिसमें कुल 518 लोकसभा सीटों में से 352 लोकसभा सीट कांग्रेस को प्राप्त हुई और इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से विजित हुई। रायबरेली संसदीय सीट में इंदिरा गांधी के
प्रबल प्रतिद्वंदी थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता राजनारायण। लेकिन राजनारायण इंदिरा गांधी से 1 लाख सीटों से हारे, अर्थात 1 लाख सीटों से विजित रही इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से। 1975 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता राजनारायण ने इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव 1971 के तहत इंदिरा गांधी पर आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी तथा संसाधनों का दुरुपयोग किया है चुनाव के दौरान। और राजनारायण के वकील थे शांति भूषण। इस वाद को कहा जाता है राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश वाद या राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद। और अंततः इलाहाबाद हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने राजनारायण के परिप्रेक्ष्य में अपना फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव 1971 में इंदिरा गांधी जी ने सरकारी मशीनरी तथा संसाधनों का दुरुपयोग किया है, अर्थात उनकी रायबरेली से सांसदीय सीट को खारिज किया जाता है, सांसद के सदस्यता को खारिज किया जाता है और उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को 20 दिन का मौका दिया ताकि वे नई व्यवस्था का प्रतिपादन कर सके। इंदिरा गांधी ने इस 20 दिन का सकारात्मक तरीके से मौका उठाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के 11वें दिन बाद, फैसले के 11वें दिन बाद 23 जून 1975 को उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर किया। और इस प्रकार से 23 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि अंतरिम फैसले तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर रह सकती है, लेकिन एक सांसद के रूप में मतदान नहीं कर सकती तथा उन्हें पेंशन तथा सांसदीय भत्ते प्रदान नहीं किया जाए। एक सांसद के रूप में दिए जाने वाले पेंशन व भत्ते को नहीं दिया जाए, अर्थात उस पर रोक लगी रही अंतरिम फैसले तक। बिहार के दिग्गज नेता जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की मांग की और उन्होंने घोषणा किया कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी से इस प्रधानमंत्री पद की इस्तीफे के लिए वे दिल्ली स्थित रामलीला मैदान से एक विशाल जन रैली का आयोजन करेंगे इंदिरा गांधी के विरुद्ध, ताकि वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे। जब यह बात इंदिरा गांधी को पता चली कि 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में एक जन रैली का आयोजन किया जाएगा, तो इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दिया। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है 25 जून 1975 को और सभी दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। और आपातकाल के दौरान ही इंदिरा गांधी के द्वारा नागरिकों को नियंत्रित करने के लिए
भाग 4 का मौलिक कर्तव्य का प्रतिपादन किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर रूस के संविधान से प्रेरित मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारत के संविधान में भाग 4 क के रूप में जोड़ा गया। इसमें एकमात्र अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51 क, मौलिक कर्तव्य, जिसके तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत नागरिकों के लिए कुल 10 मौलिक अधिकार बनाए गए, 10 मौलिक अधिकार। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक नया मौलिक अधिकार जोड़ा गया, अर्थात वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या है 11। तो आज हम देखने जा रहे हैं भाग 4 क, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है हमारा देश भारत, यह है हमारा देश भारत। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है रायबरेली, रायबरेली, जहां से सांसद थी इंदिरा गांधी, और यह है प्रयागराज या इलाहाबाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, इलाहाबाद प्रयागराज। यह है दिल्ली, जहां पर लोकसभा स्थित है। ध्यान दीजिएगा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, 1971 में हुआ था लोकसभा चुनाव या आम चुनाव। 1971 लोकसभा चुनाव या आम चुनाव 1971, जिसमें कुल सीट थी, जिसमें कुल लोकसभा सीट थी 518 लोकसभा सीट में से कांग्रेस को प्राप्त हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्राप्त हुआ 352 लोकसभा सीट, 352 लोकसभा सीट। और रायबरेली सीट से लोकसभा सांसद बनी इंदिरा गांधी, रायबरेली सीट से लोकसभा सांसद बनी इंदिरा गांधी। रायबरेली सीट में इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी थे लोकसभा चुनाव में राज नारायण, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता राज नारायण, अर्थात इस सीट पर खड़ी थी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थी, वर्सेस इंदिरा गांधी के प्रबल प्रतिद्वंदी थे राज नारायण, राज नारायण। ये थी संयुक्त सोशलिस्ट, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता राज नारायण। अंततः रायबरेली सीट से जीतती है इंदिरा गांधी। लेकिन 1975 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता राज नारायण के द्वारा इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगाया जाता है
कि इन्होंने 1971 लोकसभा चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी तथा संसाधनों का दुरुपयोग किया था चुनाव के दौरान, और इन्होंने याचिका दायर किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर किया 1975 में। इसीलिए इसे कहा जाता है 1975 का राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेशवाद, उत्तर प्रदेशवाद, या इसे कहा जाता है राज नारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद। इसमें प्रमुख आरोप लगाए गए इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगाए गए कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी तथा संसाधनों का दुरुपयोग किया। लोकसभा चुनाव 1971 में इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी व संसाधनों का दुरुपयोग किया। इसमें राजनारायण के वकील थे शांति भूषण, इसमें राजनारायण के वकील थे शांति भूषण, और अंततः उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजनारायण के परिप्रेक्ष्य में फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी के सांसद के पद को खारिज किया जाता है, लेकिन उन्हें नई व्यवस्था के प्रतिपादन हेतु 20 दिन का मौका दिया गया। इस प्रकार से हाई कोर्ट का फैसला था, हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी के सांसद पद को खारिज किया जाता है, अर्थात इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने यहां पर हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के सांसद पद को खारिज करते हुए यह भी फैसला सुनाया था कि इंदिरा गांधी 6 वर्ष तक सांसद नहीं रह सकती, अर्थात उन्हें 6 वर्ष तक उनके ऊपर बैन लगाया गया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने 12 जून, यह फैसला आया था हाई कोर्ट का 12 जून 1975 को। इंदिरा गांधी ने 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की। 23 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी ने अपनी याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून 1975 को अपना फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद तक, अंतरिम फैसले तक प्रधानमंत्री पद तक बनी रहेंगी, लेकिन उन्हें सांसद के रूप में वो मतदान नहीं कर सकती तथा उन्हें सांसद के रूप में दिए जाने वाले पेंशन तथा भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी
प्रधानमंत्री पद पर बनी रहेंगी तथा उन्हें अंतरिम फैसले का वेट करना होगा। बिहार के दिग्गज नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में किया जाना था। दिल्ली के रामलीला मैदान में 25 जून 1975 को एक विशाल जन रैली का आयोजन करना था। बिहार के दिग्गज नेता जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इंदिरा गांधी को जैसी इस बात की सूचना प्राप्त हुई कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल जन रैली का आयोजन किया जाना है, इसी के विरुद्ध प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 को देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करवाई। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करवाया गया और इसी आपातकाल के दौरान नागरिकों को नियंत्रित करने के लिए भारत के संविधान में भाग 4 क जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भाग 4 क जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य, और इसके अंतर्गत एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 क, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। लेकिन वर्तमान में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक नया मौलिक अधिकार जोड़ा गया है, तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या हो चुकी है 11। तो आज हम देखने जा रहे हैं मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मौलिक कर्तव्य, जिसकी पृष्ठभूमि है लोकसभा चुनाव 1971 तथा राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर रूस के संविधान से प्रेरित मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारत के संविधान में भाग 4 का मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 को मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। अर्थात मौलिक कर्तव्य प्रेरित है रूस के संविधान से तथा इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर लाया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। फर्स्ट टॉपिक, मौलिक कर्तव्य, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य हम देखने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य यह जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन
1976 के तहत, जिसके तहत एकमात्र अनुच्छेद है, एकमात्र अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51 क। अनुच्छेद 51 क में भी लिखा गया है मौलिक कर्तव्य, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मौलिक कर्तव्य यह लाया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर लाया गया है मौलिक कर्तव्य भाग 4 का। यह प्रेरित है रूस के संविधान से, यह प्रेरित है रूस के संविधान से, अर्थात भारत का मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल हो गई है 11। अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य नैतिक होते हैं, नैतिक अधिकार होते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा इसे कानूनन बाध्य किया जा सकता है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य नैतिक होते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा इसे कानूनन बाध्य किया जा सकता है, बाध्य किया जा सकता है। अब हम देखने जा रहे हैं भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक कर्तव्य, अर्थात नागरिकों को नियंत्रित करने के लिए 11 मौलिक कर्तव्य बनाए गए हैं। इसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत में शांति व्यवस्था कायम की जा सके। तो अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद भाग 4 का मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का में प्रदत्त मौलिक कर्तव्य को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मौलिक कर्तव्य को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, इसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम कैटेगराइज करके याद करते हैं 11 मौलिक कर्तव्य को। सबसे पहले देश के परिप्रेक्ष्य में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। पहला, देश, भारत, देश अर्थात भारत, देश अर्थात भारत, संविधान, भारत का संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान,
अर्थात नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह देश का सम्मान, भारत के संविधान का सम्मान, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। दूसरा मौलिक कर्तव्य है भारत को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले आदर्श वाक्य, जैसा कि हमारा है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, आदर्श वाक्यों का सम्मान नागरिकों के द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त देश की संप्रभुता, एकता व अखंडता का सम्मान, देश की एकता व अखंडता का सम्मान नागरिकों के द्वारा किया जाएगा। नागरिकों के द्वारा देश की रक्षा की जाएगी, अर्थात देश के नागरिकों के द्वारा शांति व्यवस्था बनाई जाएगी। देश की रक्षा भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। इसके बाद समाज के परिप्रेक्ष्य में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, समाज के परिप्रेक्ष्य में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, पहला है भारत की संस्कृति या मिली जुली संस्कृति का सम्मान, मिली जुली संस्कृति का सम्मान, अर्थात भारत के सभी समुदाय संप्रदाय की संस्कृति का सम्मान हमारा मौलिक कर्तव्य है। मिलीजुली संस्कृति का सम्मान, भाईचारे की भावना का विकास, भाईचारे की भावना का विकास, अर्थात एकता की भावना का विकास। इसके बाद पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में नागरिकों को प्रदत्त मौलिक कर्तव्य है, पहला पर्यावरण का संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण व ज्ञान अर्जन करने की भावना का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व ज्ञान अर्जन करने की भावना का विकास। पर्यावरण का संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व ज्ञान अर्जन करने की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति तथा ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति व ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, समझिएगा दोस्तों, जैसा कि हमने अनुच्छेद 49 पढ़ा है, अनुच्छेद 49 में लिखा गया है ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, अर्थात यहां पर राज्य को उनके कर्तव्य के बारे में बताया जा रहा है कि सरकार ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करेगी। अनुच्छेद 49 में लिखा गया है ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, अर्थात सरकार ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करेगी।
लेकिन यहां पर नागरिक ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करेंगे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। यहां पर नागरिकों को उनके कर्तव्य के बारे में बताया गया है कि आपको भी भारत के एक नागरिक के रूप में ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करना है। इसके अतिरिक्त देखते हैं स्वयं का विकास। स्वयं के विकास के लिए क्या करना है, अर्थात नागरिकों को स्वयं के विकास के लिए क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। स्वयं का निरंतर विकास। स्वयं का निरंतर विकास अर्थात एक नागरिक के रूप में आप अपना भी निरंतर विकास करेंगे। अर्थात आपको यह अधिकार है कि आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो भी सकारात्मक कदम है वो उठा सकते हैं। स्वयं का निरंतर विकास। और लास्ट है जिसे जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य। अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रेरित करेंगे। अर्थात यहां पर अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रेरित करेंगे। तो इस प्रकार से 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4 का मौलिक कर्तव्य जुड़ा है। इसके अंतर्गत एकमात्र अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर रूस के संविधान से 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक अधिकार को इंट्रोड्यूस किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक नया मौलिक अधिकार आया। वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 11। मौलिक अधिकार नैतिक होते हैं लेकिन सरकार के द्वारा इसे कानूनन बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य, कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। देश के परिप्रेक्ष्य में भारत संविधान, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान, भारत को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले आदर्श वाक्यों का सम्मान, देश की संप्रभुता, एकता व अखंडता का सम्मान, देश की रक्षा, समाज के परिप्रेक्ष्य में मिली जुली संस्कृति का सम्मान, भाईचारे की भावना का विकास, पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण का संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व ज्ञान अर्जन करने की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति व ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, स्वयं आगे बढ़ते रहना। और 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत है अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निरंतर निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रेरित करेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने भाग 4 का मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य को डिस्कस किया।